बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम फ़िनोल कर रहे थे। मैं इसकी आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ आपको बताना चाहता हूँ। हमारे सामने ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है। ये है पैरानाइट्रोफिनोल और ये है आर्थोनाइट्रोफिनोल। ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको आर्थो कहते हैं, सेकंड पोजीशन को मेटा कहते हैं, उससे नेक्स्ट पोजीशन जो होती है उसको पैरा पोजीशन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि पैरानाइट्रोफिनोल हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आर्थो नाइट्रोफिनोल। ऐसा क्यों है? हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आपको पता होगा, ठीक है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जस्ट आपको जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की 2 टाइप हैं वो आपको लाजमी यहाँ पे बताता चलूँगा। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमालिकुलर और इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आपको ये भी पता होगा, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, कि इन दोनों में से कौन सी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इन दोनों में से कौन सी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है? आपको पता है जो इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों होती है ये हम पढ़ चुके हैं, और इसकी मैंने एग्जांपल आपको पिछली दफ़ा एसीटोन से और इथाइल अल्कोहल इनकी आपस में करवाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और फिर मैंने जो आपको इनोलाइजेशन में भी इसको बताया था, आपका जो कीटो टू इनोल कन्वर्जन थी उसमें भी, कि कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो ये तो मैं लास्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। अब मैं इन दोनों एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ। आपके पास ये पैरानाइट्रोफिनोल, ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है इसमें इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं जो बिटवीन द मालिकूल होती है, 2 मालिकूल के दरमियान, 3 मालिकूल के दरमियान, 1000 मालिकूल के दरमियान, यानी कि विद इन द मालिकूल 2 मालिकूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं। जैसे ये है ना भाई, ये एक है फिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का कंपाउंड, ये दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल का कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड। इस तरह एक लॉन्ग चेन इन कंपाउंड की बन सकती है। तो ये वाले जो हैं इनमें अब देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब डेवलप होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखें जो मैंने रेड कलर से इधर शो किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा ये, कि ये जो है ऑक्सीजन इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और ये जो है हाइड्रोजन इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है जो अपोजिट चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये इनकी जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कौन सी टाइप है? ये है इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप है। फिर नेक्स्ट मालिक्यूल इसके साथ अटैच है। तो ये मालिक्यूल एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ यूं ही अटैच हो सकते हैं और होते जाएंगे। अब इसी को फिनोल को ले लें हम। इस फिनोल को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देन क्या होगा? ये आपके सामने ये मैंने बनाया हुआ है। ये आपके पास वाटर मालिक्यूल है, ये पैरानाइट्रोफिनोल है। अब वाटर जो है वो क्या होता है? H2O, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी क्या करेगा? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा। अब ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? ये है आपके पास बेटा जी इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी है? इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लॉट्स ऑफ द मालिक्यूल्स, लॉट्स ऑफ द फिनोल्स को आपस में डिसॉल्व करते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाती है। और अब हम एग्जांपल देख रहे हैं जी आर्थोनाइट्रोफिनोल की। आर्थो में क्या होता है कि ये कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो आर्थो है, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप है, और इसका जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन के साथ
फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप करेगा। अब ये भी देखें, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है, लेकिन ये वाली क्या है, ये इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये विद इन द मालिकूल है, मालिकूल की इनसाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो इनसाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको हम इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि ये जो इंट्रा मालिकुलर होती है यही हम वीक क्यों होती है और इंटर हमेशा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। बेटा जी ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि ये विद इन द मालिकूल आपस में बॉन्डिंग बन के एक लॉन्ग चेन बन जाती है। वो लॉन्ग चेन एक लॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन को डेवलप करती है। एक लॉन्ग फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन एक पूरी सरफेस में उसके साथ कंपाउंड एक लाइन में चेन में जड़ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली कंबाइन हो जाते हैं। और जब इंट्रा मालिकुलर की हम बात करते हैं तो इस इंट्रा मालिकुलर में क्या है कि ये विद इन द मालिकूल के अंदर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती है। क्या होती है? मालिकूल के अंदर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती है। ये जो इसके इनसाइड मालिकूल के फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप होती है, ये इसकी अदर मालिकूल के साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन नहीं बनने देती। जब इसकी अदर मालिकूल के साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन नहीं होगी तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी आएगी, जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन आएगी वो इनसाइड आएगी, आउटसाइड नहीं जाएगी। यानी कि उसकी सरफेस के साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, फोर्सेस उसकी सरफेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए ये वीक होगा। और अगर आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, ये मालिकूल आप देखें इनसाइडली ईज़िली निकल जाएगा, जबकि ये वाला जो मालिकूल है ये जड़ा हुआ होगा। इधर वाटर मालिकूल है, इधर भी वाटर मालिकूल इसके साथ जड़ा हुआ होगा, इधर भी वाटर मालिकूल जड़ जाएगा। तो ये वाटर मालिकूल इसको कंबाइन कर लेंगे, वाटर मालिकूल इसको बांध लेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये इनसाइड होगा, टेम्परेचर मिलेगा इसको, ये इजीली स्केप कर जाएगा क्योंकि इसकी फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इंटरनली इन्वॉल्व है, एक्सटर्नली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है इंटर और इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और इसी वजह से ही ये जो आर्थो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है जबकि पैरा का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ द फिनोल, यही पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले कंपैरिजन किया है, अब भी ये कंपैरिजन ही है। इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ फिनोल की अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, यानी कि कोई भी ये जनरल मैंने कंपाउंड लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मैंने लिखा है फिनोल, और थर्ड वन मैंने लिखा है अल्कोहल। अब देखिए मैंने अल्कोहल भी इसमें जनरल सा अल्कोहल लिखा है, ROH लिखा हुआ है, तो मैंने इसको भी स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसका मतलब है ये तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और किसी भी किस्म के अल्कोहल के लिए प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, हम एसिड किसे कहते हैं? दैट कैन डोनेट ईजिली प्रोटॉन वी कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करे हम उसको एसिड कहते हैं, और जो फिर इजीली प्रोटॉन डोनेट करे एक के कंपैरेटिव दूसरा, हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा। लें जी, आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके पास ये जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से एस्केप हो गया। सिमिलरली ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन जब आपने इसको डिज़ोल्व किया वाटर के अंदर तो इसने भी ये प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसने भी प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसने भी प्रोटॉन डोनेट कर दिया। सिमिलरली आपके पास कोई भी अल्कोहल है, एनीवन, आपके पास मेथनल है, एथनल है, प्रोपेनल है, आइसोप्रोपेनल है, ब्यूटानल है, ठीक है, पेंटानल है, कोई भी अल्कोहल है, हर अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो प्रोटॉन की फॉर्म में वहाँ से एस्केप होने की उसके अंदर एबिलिटी होगी। और उसके लिए आप देखें ये वाली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो ये प्रोटॉन निकला कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये प्रोटॉन निकला फिनोल से, ये प्रोटॉन निकला अल्कोहल से।
प्रोटॉन तीनों ने डोनेट किया है। हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हम डिसाइड करते होते हैं कि कौन सा इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है। ये ऊपर जो है ना, मैंने वो Ka और pKa वैल्यू लिखी है, ये Ka और pKa वैल्यू तो कंप्यूटर से वैल्यू आती हैं। कंप्यूटर हमें बताएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। और इसमें भी अगर आप देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka वैल्यू सबसे बड़ी है और अल्कोहल की Ka वैल्यू सबसे छोटी है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है pKa वैल्यू सबसे छोटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की और सबसे बड़ी किसकी है, अल्कोहल की। और आपको पता है कि अगर pKa वैल्यू जिसकी स्मॉलर होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। क्लियर है ना जी ये वाली बात। तो ये तो एक बात है, ये कंप्यूटर से pKa वैल्यू सारी आ जाएगी। हम जस्ट ये वाले जो रिज़ल्ट हैं इनको वेरीफाई करना चाहते हैं थ्रू दिस मैनुअल प्रोसेस। अब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब इसने प्रोटॉन डोनेट किया और डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट हो गया, फिनोल ने भी कर दिया, अल्कोहल ने भी कर दिया। उसके बाद देखें इसके अंदर ये है कि प्रोटॉन डोनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है। और उसके लिए एक और चीज़ है रेजोनेंस, जिसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वो क्या है। रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये डीलोकलाइजेशन मैंने शो की हुई है। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला है। ठीक है, दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। आप आ जाएं इधर फिनोल के पास। फिनोल में एक प्रोटॉन निकाला, फिनोलेट आयन बना। ये फिनोलेट आयन क्या करेगा, रिंग में डिफ्यूज़ होगा, डीलोकलाइजेशन होगी और ये आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया है, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन अल्कोहल का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अल्कोहल का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपने डिसाइड करना है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो फिर बेटा इसके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए कि आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फिनोल होना चाहिए, क्योंकि फिनोल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू द फिनोल। तो फिर बात ये है कि हम फॉरएवर ये नहीं कह सकते, हमेशा ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी एसिडिटी को डिफाइन करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, हाँ इस बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं नो डाउट, लेकिन हम जस्ट इसकी बेस के ऊपर नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर हैं, जो मोर या लेस एसिडिक उसको बनाते हैं। अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ कि ऐसा क्यों है जी। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। अकॉर्डिंग टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ऑर्डर लगाएंगे, फिनोल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद क्या आएगा अल्कोहल। लेकिन ये फिर आपका ऑर्डर गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्यूटर आपको बता रहा है कि उसकी Ka वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होता है इसके अंदर, गौर से सुनिएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में एक प्रोटॉन निकला, पीछे बच गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेट किया जस्ट लाइक दिस। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेट किया जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर रेजोनेंस हुई। जब रेजोनेंस हुई, यहाँ पर बेटा जी देखें कि नेगेटिव चार्ज किधर गया, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इस स्ट्रक्चर में आ गया। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब आप बेटा फिनोल को देखेंगे तो इस फिनोल में आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया, कार्बन के ऊपर। और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा फेवरेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। और
अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की या कार्बन की? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी जी, ऑक्सीजन की। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा हैप्पी होगा ऑन द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द कार्बन। इसके ऊपर ये ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू द कार्बन, ठीक है। तो दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कंपेयर टू द फिनोल। ये तो इन दोनों का मैंने आपस में ये निकाल दिया, जो आप नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर करते थे वो निकल गया। और जब मैंने आपको रेजोनेंस के रूल पढ़ाए थे, उन रूल्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है। तो ये वो जो रूल है आपको याद होगा, मैंने ये पढ़ाया था आपको रेजोनेंस के अंदर, यहाँ पर वही रूल अप्लाई होता है। और जो अल्कोहल है, अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, ये वीक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। और ये इजीली प्रोटॉन जो इन्होंने खुद डोनेट किया होता है अगेन दोबारा एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने एक प्रोटॉन डोनेट किया, वो प्रोटॉन ये अगेन खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नंबर 2, इसका तो वेरी सिंपल सा है कि इसमें तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा आप इसको एक्सप्लेन ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर रेजोनेंस भी नहीं है। और नंबर 2, ये डोनेटिंग ग्रुप है। ये जो डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस करेगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज अगर पहले था 90%, तो ये भी इसको डोनेट करेगा, ये 98% हो जाएगा, ये 95%, यानी 90 से ज़्यादा हो जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग का नेगेटिव चार्ज होगा ये उतना ही ईजिली उस प्रोटॉन को अगेन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वाला हमारा एक हो गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे जी क्रिसोल का और फिनोल का। अब इसके अंदर आपको मैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ये कर रहा हूँ। ये है जी क्रिसोल। अगर पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको क्रिसोल कहते हैं। क्रिसोल इज़ लेस एसिडिक देन फिनोल। वाई, इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों एसिड हैं, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किए, आयंस बन गए, ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया। ये CH3 क्या होता है, हमेशा डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, हमेशा डोनेटिंग होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, यहाँ से इधर आ गई ऑक्सीजन के ऊपर, ये यहाँ से डोनेट करेगा, इधर से इन्हांस हो गई ऑक्सीजन के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज है, किधर गया, रिंग में डिफ्यूज़ हो गया। मैं आपको एक और सिंपल झटके तरीके से समझाता हूँ। ये जो नेगेटिव चार्ज है, फ़र्ज़ करें ये 70% रिंग में डिफ्यूज़ हो जाता है और अवेलेबल कितना होता है ऑक्सीजन के ऊपर, जस्ट 30%। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, 30%, 70% किधर चला गया, रिंग में चला गया। अब इसके ऊपर कितना अवेलेबल है, याद रखिएगा 30%। इधर आ जाएं, इसमें भी उतना ही, इसको भूल जाएं, अभी इसमें भी यही सिचुएशन है। लेकिन क्या हुआ, जब ये CH3 ग्रुप लगेगा तो ये CH3 क्या है, डोनेटिंग है, ये डोनेट करेगा। और जब ये डोनेट करेगा तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस होगी, कहाँ पर, ऑक्सीजन के ऊपर। ये डोनेट करेगा और इधर से भी जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस होगी किधर, ऑक्सीजन के ऊपर। यानी कि अगर पहले ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज 30% अवेलेबल था, तो फ़र्ज़ करें अगर 10% इस CH3 ने भी उसको डोनेट कर दिया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर अब कितने % अवेलेबल है, फ़र्ज़ करें 40%, और इसके ऊपर कितना है 30%। तो इन दोनों में से अपना प्रोटॉन कौन ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, भाई यही एक्सेप्ट कर लेगा ना, यही दोबारा पकड़ लेगा। या यही कहें कि ये प्रोटॉन को ईजिली निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ मूव कर रही है। ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये रिंग में डिफ्यूज़ हो रही है, ये रिंग से बाहर आ रही है, ये प्रोटॉन को ईजिली अपने से निकलने नहीं देगा, ये यहीं पे बांध के रखेगा। सो दैट्स वाई क्रिसोल जो है वो लेस एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू द फिनोल। मेरे जहन में एक और भी इसको एक्सप्लेन करने का मेथड आया है, मैं वो भी आपको अभी बताता हूँ कि वो कैसे है। ये है जी हमारे पास, ये है हमारे पास, देखें
ये हमारे पास है जी फिनोल, और ये मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन है मैं इस तरह लगा रहा हूँ, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं मैं ऐसे लगा रहा हूँ, और ये है हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब ये बॉन्ड ही है, ये बॉन्ड ही शो किया हुआ है मैंने, ये बॉन्ड ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है जी। अब दूसरा मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्रिसोल, क्रिसोल है, और इसके ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये इसके भी दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, और ये रिंग, और फिर ये है इधर अल्काइल ग्रुप, या जिसको हम CH3 ग्रुप यहाँ पर कह रहे हैं। इसमें तो सिंपल आपको समझ आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को मूव कर जाएंगे, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इसके ऊपर मूव कर गए, और ये आगे फिर इधर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, ये तो रेजोनेंस हो गई। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंडक्टिव, और इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑपरेट होता है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होता है। ये क्या करेगा, इसने इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू की, इसको डोनेट की, इसको डोनेट की, इसने फिर इसको डोनेट की, फिर इसने इसको डोनेट की, और फिर ये इसको डोनेट करके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली, ये चली, ये चली, ये चली, और ये इधर आ गई। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हुआ साथ इसके क्या, इसके साथ ये हुआ कि जब ये डोनेटिंग ग्रुप था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पहले इधर, ये किधर चली गई, ऑक्सीजन के और क्लोज चली गई। मैं ये सिग्मा की बात कर रहा हूँ बेटा, ये सिग्मा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब इधर से इसने डोनेट की तो ये पहले इनकी पोजीशन इधर थी, अब इनकी पोजीशन किधर हो गई, हाइड्रोजन के क्लोज हो गई। जब इनकी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पोजीशन हाइड्रोजन की क्लोज हो गई, तो क्या ये इस हाइड्रोजन को ईजिली यहाँ से निकलने देगा, कभी नहीं निकलने देगा, ये इसको पकड़ के रखेगा। जब ये पकड़ के रखेगा इसका मतलब ये ईजिली प्रोटॉन नहीं डोनेट करता। जो ईजिली बेटा प्रोटॉन डोनेट नहीं करता वो वीक एसिड होता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक एसिड है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल, वो है फिनोल, और है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल। इन दोनों को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इधर ही मैं करता हूँ, चलें ज़रा डिटेल के साथ हो जाएगा। ये है आपके पास बेटा जी फिनोल, और ये मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके कुछ ऐसे शो कर रहा हूँ। ये इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो है ये पाई है, ठीक है, ये क्या है, पाई है इसका, और ये आगे इसके साथ क्या है, रिंग है। ये तो फिनोल है, ये क्या है, फिनोल है। यहाँ पर आ जाएं, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं इधर, ये दो हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर, ये है पाई बॉन्ड, ये मैं पाई बना रहा हूँ बेटा, ये जो सॉलिड लाइन है पाई की है। ये क्या है, एन डबल बॉन्ड O2। मैंने आपको बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल के साथ इसकी एक्सरसाइज भी करवाई हुई है, समझाया हुआ है, ठीक है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, विदड्राइंग ग्रुप है। क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करता है। जब ये विदड्रा करता है तो एक्चुअल पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ये वाली होनी चाहिए। जब ये विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो इसकी पोजीशन इधर की बजाय यहाँ हो जाएगी, इसकी इधर की बजाय यहाँ हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे रेजोनेट करती करती इधर आएगी, ये यहाँ से रेजोनेट करती करती इधर भी आएगी। दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है।
तो ये क्या करेगा, ये इसको मोर एसिडिक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, हाइड्रोजन की तरफ से खींच के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन ईजिली निकल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द दिस। जब ये ईजिली निकल जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक बात मैंने आपको पहले भी कहा था, हमेशा याद रखना कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद ड्राइंग ग्रुप अटैच हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद ड्राइंग ग्रुप उसको मोर एसिडिक कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप जब भी रिंग के साथ लगा हुआ हो तो वो उसको लेस एसिडिक कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने आपको बताने थे, बड़े ज़रूरी थे फ़िनोल से रिलेटेड। तो ये तो फ़िनोल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके बाद आगे क्या है, तो वो हम इसको इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। बाकी इंशाल्लाह सुबह भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, क्लास होगी। मैं आपको सुबह भी कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।